गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर उपनिवेशवाद और आदिवासी जो समूह था, जनजातीय जो समूह है, उसमें उपनिवेशवाद का जो आर्थिक जो प्रभाव है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो प्रभाव है, वो किस प्रकार जो है आदिवासियों पर पड़ा था, उसकी चर्चा हम आज करते हैं। देखिए, जो उपनिवेशवाद आदिवासी जो प्रभाव है, अब देखिए पिछले अध्याय जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था भी आदिवासी जो है वो किस प्रकार जो है जंगलों में अपना जो जीवन बसर करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके साथ साथ जो लोग अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति, इन सब की क्या होती है, अलग अलग होती है। और ये जो सभी समूह होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, जंगलों के अंदर निवास करते हैं और ज़्यादातर जो जीवन है इनका किस पर निर्भर होता है, वो जंगलों पर होता है। तो उपनिवेशवाद का आदिवासियों पर जो प्रभाव था वो किस प्रकार था। देखिए, जो उपनिवेशवाद के दौरान ब्रिटिश जो सरकार थी उसने आदिवासियों के जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इन तीनों रूपों में क्या है प्रभावित किया था। जैसे कि उपनिवेशवाद जो होता है उसमें क्या है, किसी भी सरकार या दूसरे राष्ट्र के जो शासक होते हैं या कोई भी जो कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होता है, उसकी किसी दूसरे राज्य के जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उस पर अधिकार करना और उसको अपने तरीके से प्रयोग करना क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है या उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद यानी उपनिवेश को बढ़ावा देना। अब देखिए, जो राजनीतिक प्रभाव थे उसमें सबसे पहले क्या था, पहले आदिवासियों की जो राजनीतिक रूप से जो आदिवासियों के मुखिया होते थे, मुखिया की क्या छीन ली गई थी, स्वतंत्रता। इसके साथ साथ उसका जो मालिकाना हक है, मालिकाना हक। अब जैसे ज़मीन पे जो है मालिकाना हक जो जमींदारों को दिया गया, किसानों को जो दिया गया था, उसका हक जो है उनसे छीन लिया गया था। जो जो आदिवासियों के मुखिया होते थे उनकी जो है स्वतंत्रता छीन ली गई थी। इसके साथ साथ उनकी जो शासकीय शक्तियाँ, यानी वहाँ की जो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो मुखिया होता था उसकी शासकीय जो स्वतंत्रता होती है उसको छीन लिया गया था, या शासकीय शक्तियों को छीन लिया गया था उनसे। तो इस प्रकार जो गाँव के अंदर ज़मीन का जो मालिकाना हक जो पहले मिल रहा था अब उन्हें नहीं मिल रहा, और अब जो शासन व्यवस्था चली थी वो किसके अनुरूप चली थी, वो चली थी जो ब्रिटेन के शासक थे या ब्रिटेन जो कंपनी के जो अधिकारी थे उसके अनुसार जो है शासन व्यवस्था जो उनके द्वारा बनाए गए जो नियम थे, उन नियमों को अकॉर्डिंग या उन नियमों के अनुसार क्या है उनको चलना पड़ा था। भूमि पर जो मिली जुली स्वामित्व वाला आदिवासियों का जो रिवाज था वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। समाज का मिला जुला स्वामित्व ये क्या हो गया था, ये समाप्त कर दिया गया था अब। और इससे क्या है, आदिवासी समुदायों जो समुदाय थे उसके बीच में आपस में झगड़े होने लग गए थे, और जो अंग्रेज़ थे वो इसका क्या है फ़ायदा उठाना जानते थे। और उन्होंने जो मुखियों को जो है अंग्रेज जो इनके जो मुखिया होते थे, जो आदिवासियों के मुखिया होते थे, अब क्या करते थे, जो अंग्रेज जो या ब्रिटेन के जो अधिकारी होते थे उनको वो क्या उनको पेश करना पड़ता था नजराना। अब उनको मुखिया को, ब्रिटेन के जो मुख्य अधिकारी होते थे उनको क्या देना पड़ता था,
नजराना देना पड़ता था। इससे जो है अंग्रेजों को आवश्यकता अनुसार उनको क्या है प्रशिक्षण भी दिया जाता था। तो ये तो थे राजनीतिक जो है प्रभाव। अब है आर्थिक जो प्रभाव है। देखिए कोई भी आर्थिक प्रभाव होता है किसी भी सदस्य की, जो परिवार को चलाने के लिए उसकी आय जो होती है उसका बिल्कुल डाउन आ जाना, उसमें कमी आ जाना, वो क्या होता है उसका आर्थिक प्रभाव होता है। अब देखिए आर्थिक प्रभाव में आदिवासियों का जो है दमन किया गया और वे मजदूर बनकर रह गए थे। उनका दमन हुआ था यानी उसको दबाया गया था और इससे वो किस में परिवर्तित हो गए थे, वो मजदूर के रूप में जो है रहने लगे थे। क्योंकि ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र के दौरान क्या था, जो आदिवासी समूह होते थे उन्हें बहुत ही कम कीमत पर या सस्ती जो मजदूरी के ऊपर उन्हें बागान मालिकों के अंदर काम पर लगाया जाता था। उन्हें नियत जो मजदूरी है वो नहीं दी जाती थी। तो इनसे उसका जो है आर्थिक जो स्थिति है वो उनकी क्या हो गई, कमज़ोर हो गई और वो एक मजदूर बनकर रह गए थे। अब इसके साथ साथ झूम कृषि के लिए, झूम जो कृषि है वो उसके अंग्रेज थे, वो उसके क्या थे, खिलाफ थे। अंग्रेज उसके खिलाफ थे। वो ये चाहते थे कि कोई भी जो आदिवासी समूह है वो एक जगह पर क्या है स्थायी बनकर रहे, यानी स्थायी मजदूर के तौर पर वो कार्य करे, ताकि उन्हें नियत रूप से यानी प्रतिदिन के हिसाब से या नियत रूप से उन्हें मजदूरी मिले। इसके साथ साथ उन्हें जितने मजदूरों की जो आवश्यकता होती है उसको आसानी से उपलब्धता प्राप्त हो जाए। और दूसरी बात, झूम कृषि के दौरान जो जंगल काटे जाते थे या जंगलों को जो जलाया जाता था, इससे भी क्या है जो ब्रिटेन के जो अधिकारी थे या कंपनी के जो अधिकारी थे वो परेशान थे, ताकि जो अधिक जंगलों को काटा जाना उनके लिए क्या है फायदेमंद नहीं था। और जो लगान की जो व्यवस्था थी उसमें क्या है जो उनको काफ़ी परेशानी होती थी। अब क्या था, आदिवासियों को लगातार क्या है घूमते रहते, जो उन पर क्या है नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता था। तो ब्रिटिश इस बात को समझने में जो है नाकामयाब रहे थे कि जो वन क्षेत्रों में जो स्थायी कृषि है वो क्या है संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं थी कि वनों को काटकर जो साफ किया जाता था, काटकर साफ करना और उस पर जो खेती करते थे उससे क्या होती थी, 1 या 2 वर्ष के बाद में वो जो भूमि है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। उपजाऊ शक्ति उसकी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो इससे क्या है जो स्थायी जो हल है उसकी जो खेती करना उनके लिए वो है सही नहीं था। इसलिए जो राजस्व को बढ़ाने हेतु अंग्रेजों को जो जंगलों को अपना जो है नियंत्रण उन्होंने स्थापित कर लिया था। यानी झूम कृषि के वो खिलाफ थे, जंगलों को जो काटा जाता था। तो अंग्रेजों ने इसके लिए क्या उपाय किया, उन्होंने जो वन क्षेत्र थे तो वनों को क्या कर दिया, आरक्षित कर दिया, यानी उस पर जो है अधिकार जमा दिया। अब वनों के अंदर वनों को काटना और वनों से जो लकड़ियां काटना उनको जलाना उनकी अनुमति के बगैर नहीं होता था। इससे भी क्या है आदिवासी जो लोग थे वो बहुत से परेशान होने लगे और उनकी जो मजदूरी की जो व्यवस्था थी वो क्या है ठप होने लगी थी। अब जंगलों को जो राज्य से जो संपत्ति प्राप्त होती थी यानी कर प्राप्त होता था, इसका कारण क्या था, जो वनों को आरक्षित किया गया था। इससे क्या है राज्य को जो है वो वनों को राज्य की जो है वो क्या कर दिया गया था, संपत्ति घोषित कर दिया गया था। यानी वन जो है वो किसकी संपत्ति बन गए थे, वो राज्य की संपत्ति बन गए थे। पहले जो वन होते थे उस पर क्या है आदिवासियों का अधिकार होता था, आदिवासी जो है उस पर ही निर्भर होते थे। लेकिन कंपनी के जो है प्रभाव के कारण या कंपनी के अधिकार के बाद में वनों पर नियंत्रण किसका हो गया था, वो अंग्रेजों का हो गया था।
अब जो यहाँ उन्होंने क्या है, जंगलों को आरक्षित वन घोषित करने के बाद उन्होंने नकदी फसलों जैसे नील, जूट, इसके साथ साथ अफीम की जो है खेती करना आरंभ करवा दिया, क्योंकि इन फसलों का क्या होता था, बाहर विदेशों के अंदर व्यापार होता था या वाणिज्य किया जाता था, उनको दूसरे देशों के अंदर जो है भेजा जाता था। यूरोप में इन फसलों की क्या थी, काफ़ी मांग थी। और अंग्रेज़ों को जो लकड़ी और पशुओं को जो चराने की जो व्यवस्था थी, यानी आदिवासी जो लकड़ियाँ वनों से प्राप्त करते थे, वनों में जो पशु चराते, उस पर भी क्या है, रोक लगा दी गई थी। तो आदिवासियों के दूर क्षेत्रों में आवागमन के कारण अंग्रेज़ों ने जो सबसे अधिक संसाधनों की उस पर जो है वो कमी आ गई। तो इस नई जो व्यवस्था थी, इसके प्रति जो लोग थे वो क्या है, काफ़ी मात्रा में जो है आक्रोशित हो गए थे, वो इसका विरोध करने लगे थे। तो इसी को लेकर 1906 यानी 1906 के अंदर असम के अंदर एक विद्रोह हुआ था। असम विद्रोह है जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आदिवासियों के द्वारा किया गया था। और 1930 के अंदर जो मध्य प्रांतों में वन सत्याग्रह है, 1930 में वन सत्याग्रह जो है वो मध्य प्रांतों के अंदर जो है चलाया गया था। और इससे क्या है, आदिवासियों के विद्रोह है जिन्होंने औपनिवेशिक जो है व्यवस्था थी उसका काफ़ी मात्रा में जो है घोर विरोध किया था, क्योंकि जो आदिवासी जो लोग थे वो ब्रिटिश जो अधिकारी कंपनी की शासन व्यवस्था से क्या है, काफ़ी मात्रा में जो है प्रभावित थे या उनसे जो है वो परेशान थे। इसके बाद में आता है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में सबसे जो प्रमुख तौर पर माना जाता है वो है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, आदिवासी जो समूह होते थे वो क्या रहते थे, इकट्ठे रहते थे। उनका जो है समूह एक साथ एक जो परिवार की तरह वो क्या है रहता था। ब्रिटिश अधिकारियों की या कंपनी के हस्तक्षेप के कारण जो वनों पर जो आरक्षित जो वन किए गए थे या वनों पर जो अधिकार है वो कंपनी का होने के बाद में वहाँ उनके रहने की जो व्यवस्था है वो अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गई थी। अब क्या थी, वनों पर जो लोग आश्रित थे उन वनों को काटना और वहाँ पर की जो खेती करना है वो उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए परिवार के जो कुछ सदस्य क्या है बाहर उद्योगों के अंदर काम करने के लिए जाने लगी। इसके साथ साथ कुछ जो है वो शहरों के अंदर बस गए जाके। तो इससे जो संयुक्त जो परिवार थे वो क्या हो गए, टुकड़े होने लगे या उसका जो है विखंडन होने लग गया था। विखंडन का मतलब होता है विभाजित होने लग गया था। जो संयुक्त परिवार थे वो छोटे छोटे परिवारों के अंदर टूटने लगे थे। इसके साथ साथ जो श्रमिक सेवाएं जो है बाहरी क्षेत्रों के अंदर वो करते थे। और आदिवासी समुदाय में जो है इस समय किसका उदय हो गया था, अलग अलग जो है वर्गों का उदय हो गया था। ईसाई जो मिशनरी में क्या है वनों से जो आदिवासियों के बीच में शिक्षा का प्रसार कर रही थी। ईसाई जो समुदाय था वो क्या है, आदिवासी जो समूह थे वो उसके अंदर किसका प्रसार कर रहे थे, शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे या प्रसार उसमें करना चाहते थे। परंतु इन्हें अंग्रेज़ों के जो आदिवासी जो लोग थे वो इसको क्या देखते थे, अंग्रेज़ों के एजेंट के रूप में मानते थे। अंग्रेज़ों के एजेंट के रूप में, यानी वो उनका जो है अंग्रेज़ों का या जो कंपनी ब्रिटिश जो कंपनी थी उसका एजेंट मानते थे, जो उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए आए थे। तो अंग्रेज़ों के कारण असहाय जो आदिवासी थे उससे के पास में जो विद्रोह के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं रह गया था। और भारत के अंदर जो 1778 से लेकर 1778 से लेकर 1848 तक 1848
47 या 1848, यानी इसके जो मध्य है लगभग क्या है 70 से जो अधिक है, क्या है 70 से जो अधिक जो है आदिवासी जो है विद्रोह है वहाँ पे भारत के अंदर जो है किए गए थे। कुछ जो प्रमुख विद्रोह है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1817 और 19, इस दौरान जो है भील जो समुदाय था, भील समुदाय के द्वारा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो कोल्ली और कच्छ, काठियावाड़ के क्षेत्रों में जो कच्छ विद्रोह है हुआ था, कच्छ विद्रोह है। और ये हुआ था 1819 में, 1819 के अंदर। इसके बाद पश्चिमी घाट में भी क्या है रानी ओसाम, पश्चिमी घाट में रानी ओसिम में भी क्या है विद्रोह है जो है हुआ था, और ये विद्रोह हुआ था 1828-29 में, सॉरी 1818 से लेकर 1800 जो है 1822 से 1829 के दौरान जो है ये विद्रोह हुए थे। मेघालय के अंदर खासी जो पहाड़ियाँ हैं, मेघालय में खासी की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें भी विद्रोह हुआ था। ये भी विद्रोह 1829 और 32 के अंदर इस दौरान किया गया था। और इसके साथ साथ जो छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर में एक विद्रोह हुआ था जिसको मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो 1820 से लेकर 1837 के मध्य जो है हुआ था, 1820 से 1837 के मध्य। और इसके साथ साथ संथाल, बिहार और बंगाल में जो सिद्धू कान्हू के नाम से के नेतृत्व में दक्कन जो क्षेत्र है, दक्कन का जो क्षेत्र है उसमें भी जो है विद्रोह हुए थे। और ये विद्रोह हुए थे सन 1875 के दौरान। मध्य भारत के अंदर बस्तर विद्रोह है जो काफ़ी मात्रा में चर्चा में रहा था, बस्तर विद्रोह है। ये विद्रोह भी क्या है आदिवासियों के द्वारा हुआ था, और ये विद्रोह हुआ था 1910 के अंदर। और महाराष्ट्र में जो वर्ली आंदोलन हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर वर्ली आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1940 के दौरान। तो इस प्रकार 1800 से लेकर 1948 तक के मध्य जो काफ़ी जो विद्रोह हुए थे, 1817 या 18 से लेकर 1848 के बीच में, सॉरी 1948 के बीच में या 1947 के जो के बीच का जो समय था, उसमें काफ़ी मात्रा में जो है विद्रोह है वो आदिवासियों के द्वारा हुए थे। तो इससे आगे हम जो है विद्रोह हुए थे वो कौन कौन हुए थे, सबसे जो प्रमुख विद्रोह है वो है मुंडा जो विद्रोह हुआ था, उसकी जो है चर्चा हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो थैंक यू।